ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। और जो 4-5 मुख्य अध्यापक हैं उनके नाम स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना जो हमारी परंपरा है, कुछ भी आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना किया करते हैं। एक प्रार्थना के साथ आज के सत्र का आरंभ करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधस्य च शुक्रः शनिराहुकेतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। उमेश और नवग्रहों की स्तुति के साथ, उनकी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। हमारा दिन शुभ हो, हमारे लिए सभी ग्रह अनुकूल रहे, इस प्रार्थना के साथ आज का विषय आरंभ करता हूँ। आई क्लास दीदी चैप्टर में ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों तरह से संचालित की जाती हैं। ऑनलाइन क्लासेस का समय शनिवार को शाम को 6 बजे से 8:40 तक लगभग रहता है। शनिवार को 3 पीरियड 50-50 मिनट के। आवाज कम है क्या जी? आवाज Welcome to MC Music World. आवाज ठीक है जी? Bluetooth mode. हाँ अभी ठीक है सर, बीच में गड़बड़ हो रही है आवाज लेके। ओके। तो ऑनलाइन क्लासेस होती है जी शनिवार और रविवार को। तो शनिवार को 6 बजे से लगभग 8:45-9 बजे तक चलती हैं। 3 पीरियड होते हैं 50-50 मिनट के। 5 मिनट का ब्रेक रखने की कोशिश करते हैं, कभी हो पाती कभी नहीं हो पाती। इसी प्रकार संडे को शाम को 6 बजे से लगभग 8 बजे तक क्लासेस रहती हैं, 2 पीरियड रहते हैं। हम पहले जूम इस्तेमाल करते थे, अब MS Teams पर ये क्लासेस रहती हैं। ऑफलाइन क्लासेस मानवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 रोहिणी में होती हैं। यह रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन रेड लाइन पर दिल्ली में है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ 10 बजे से लेकर के 2:10 तक 5 पीरियड लगातार एक ही दिन अलग अलग अध्यापकों द्वारा अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं। ज्योतिष परिवीन में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 पीरियड होते हैं। एक सामान्य ज्योतिष, गणित ज्योतिष जिसमें कुंडली आदि बनाना सिखाते हैं, एस्ट्रोनॉमी जिसमें भूगोल के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी जाती है, और 2 पीरियड फलित ज्योतिष के रहते हैं प्रत्येक सप्ताह। तो ये 4 विषय हैं और 5 पीरियड में इसको पूरा करते हैं। भाषा मुख्यतः हमारी हिंदी रहती है, लेकिन परीक्षा के लिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों उपलब्ध हैं, कोई भी भाषा का चुनाव आप कर सकते हैं। 2 सेमेस्टर रहते हैं, प्रवीण 1 और प्रवीण 2। एग्ज़ाम केवल ऑफलाइन होते हैं। आप लोग क्लासेस ऑनलाइन लें या ऑफलाइन, इसके लिए 2 ऑप्शंस है, बट एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होते हैं। और प्रवीण 2 में यानी कि सेकंड सेमेस्टर में जो हमारे विषय रहेंगे, मुहूर्त, वर्ष कुंडली, फलित ज्योतिष, दशा और गोचर। प्रवीण 1 की प्रस्तावित पुस्तकें जब आप एडमिशन लेते हो तो हम आपको उसकी लिस्ट भेज देंगे, जहाँ से लेनी है वो भी भेज देंगे। और एडमिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, 10वीं या 12वीं क्लास पास होना चाहिए, एक फोटोग्राफ, एक एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड या ID प्रूफ आवश्यक होगा, और स्कैन्ड सिग्नेचर। ये सभी आप जब आपकी फ़ीस आ जाती है तो फीस के बाद आपको एक लिंक भेजा जाता है, उस लिंक में एक फॉर्म
उस फॉर्म को आप फिलअप करके और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है। फीस चैप्टर के ऑफिशियल बैंक अकाउंट में ही भेजी जानी चाहिए। इसकी डिटेल मांगे जाने पर हम आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। और ये सभी जो लिंक हैं, जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी ऑनलाइन सबमिट होते हैं। आईकास रोनी चैप्टर में सभी कोर्सेज के लिए जो फीस है वो 6,000 रुपये फिक्स है। 6,000 रुपये प्रति सेमेस्टर, कोई भी कोर्स हो। एग्जामिनेशन फीस 800 रुपये से 1,500 रुपये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो सकती है, जो भी होगी बता दी जाएगी। 1,000 रुपये लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस है। जिनके पास है बहुत अच्छा, जिन्हें नहीं है तो उन्हें एक बार तो अवश्य लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि सभी कोर्सेज की जो एवरेज अगर निकालूँ तो लगभग 14,000 रुपये प्रति वर्ष का खर्चा है, जिसको हम 2 हिस्सों में लेते हैं। कुछ आधे के लगभग पैसे पहले ले लेते हैं और आधे 6 महीने के बाद, जब आपके पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद। ज्योतिष मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है यहाँ पर। ज्योतिष प्रवीण और ज्योतिष विशारद, 1 वर्ष ज्योतिष प्रवीण, उसके बाद 1 वर्ष ज्योतिष विशारद। दोनों में ही 2-2 सेमेस्टर रहते हैं। हर सेमेस्टर के बाद एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट, और पास होने पर सर्टिफिकेट दिया जाता है। ज्योतिष के साथ साथ आप कुछ कोर्सेज सामने लिखे हुए हैं, कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र 2 सेमेस्टर्स का कोर्स है, वास्तु प्रवीण और वास्तु आचार्य। हस्तरेखा 2 सेमेस्टर्स का कोर्स है, हस्तरेखा प्रवीण और हस्तरेखा विशारद। नाड़ी ज्योतिष और नक्षत्र ज्योतिष भी आईकास के ऑफिशियल कोर्सेज हैं, मगर इनमें एडमिशन केवल उन्हें ही दिया जाता है जो लोग ज्योतिष प्रवीण पास कर चुके हैं। ज्योतिष प्रवीण के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूमरोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये क्लासेस भी आईकास के ऑफिशियल कोर्सेज ना होते भी हम रोहिणी चैप्टर में ये उपलब्ध कराते हैं। ज्योतिष प्रवीण और ज्योतिष विशारद के बाद रिसर्च क्लासेस के अवसर भी उपलब्ध रहते हैं। हमारे गुरुजन रिसर्च क्लासेस समय समय पर लेते हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। उसका जो 1 सेमेस्टर का जो फीस है वो 5,000 रुपये रहती है। हम लोग रोहिणी चैप्टर में भी ऑफलाइन पोस्ट विशारद क्लासेस चलाते हैं, और इस बार उसको हाइब्रिड मोड में चलाने का विचार है। वहीं से वो लाइव चला करेगी। तो जो लोग उसमें एडमिशन लेना चाहें और एलिजिबल हों तो उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर सामने दिया गया है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। डेमो क्लासेस तो अब हो चुकी, अन्य बातों की जानकारी के लिए आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। और यहाँ कुछ नंबर दिए हुए हैं। दिनेश अली, अपर्णा शर्मा, किरण बालाजी, लवनीश शर्मा जी, सीपी शर्मा जी, शैलेश मालवीय जी, इनमें से किसी से भी संपर्क करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी श्री जय कोरपल जी भी अपना नंबर शेयर कर देंगे, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, वो भी हमारी टीम का हिस्सा है। और फीस मैं आपको बता चुका हूँ। इतनी सी मेरी बात थी आज के लिए। और सर एक और क्वेश्चन आज आया चैट पे। हाँ जी बताइए। क्वेश्चन क्या आया क्वेश्चन? अनीशा जी का क्वेश्चन है कि वो दूसरे चैप्टर के स्टूडेंट थे, क्या वो रोनी चैप्टर ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं? हाँ जी कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेरे से बात कीजिएगा। हम इसको अप्रिशिएट तो नहीं करते चैप्टर चेंज करना, लेकिन यदि आपको कष्ट है या वहाँ पर कोई कोर्स उपलब्ध नहीं है या आपसे दूर है तो विचार किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं है जी? चलिए, तो नहीं है। अभी हम 2 टीचर आपसे बात करेंगे। पहले हम हस्तरेखा के विषय में बात करेंगे, उसके बाद ज्योतिष पर। तो दोनों के ही विषय में यदि आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, जो कि स्वाभाविक है उत्पन्न होगा, तो उसके लिए हम अंत में कुछ समय रखेंगे। तो विषय से संबंधित, एडमिशन से संबंधित और कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर हम अंत में देना ठीक रहेगा। बातचीत को बीच में व्यवधान ना डले तो बेहतर है। मेरा ख्याल है सबको ये अच्छा लगेगा। प्राचीन भारत में एक फलित कहने का एक शास्त्र का जिक्र आता है, इसको
समुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। समुद्रिक शास्त्र एक ऐसा शास्त्र जिसमें शरीर के लक्षणों को देखकर फलित किया जाता है। शरीर के लक्षण, हाव भाव, पुरानी अगर कहानियाँ साहित्य में टटोले तो वहाँ पे देखेंगे राजा रानी मंत्री संतरी इन सब के शारीरिक गुणों का भी बखान साथ में किया जाता है। तो जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो उसको आप फेस रीडिंग कह सकते हो, फोरहेड रीडिंग कह सकते हो, पैरों की रीडिंग हो सकती है, ये सब हुआ करते थे। अब ये विद्याएं लगभग लुप्त प्राय हो गई हैं, लेकिन जो जिंदा बची है वो है हस्तरेखा। हाथ, कुछ लोग अन्य शास्त्रों पर, क्योंकि कुंडलियां बनाने में कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है, अलग अलग सिस्टम है, उसमें कुछ लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन हाथ आपके शरीर का ही एक अंग है, आपके साथ ही होता है, जन्म के साथ ही वो रेखाएं बन जाती हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी छठे दिन ही उस किस्मत उकेर देते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, ये शायद भगवान की लिपि है, जैसे उसने हमारी पूरे जीवन की गाथा इस हथेली पर रेखाओं के माध्यम से, इसके आकार के माध्यम से लिख दी है। और प्राचीन भारत में जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट है उसमें एक वृहत संहिता में वृहत संहिता में वराह मिहिर ने समुद्रिक शास्त्र का वर्णन किया है और उसमें हस्तरेखा के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई हैं। उसी में आते वो कहते हैं कि लंबी जो उंगलियां, जिस व्यक्ति की उंगलियां लंबी होती हैं वो लंबी उम्र देती है। उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी ना हो, सीधी सपाट सुंदर हो तो समृद्धि और एक अच्छी पर्सनैलिटी प्रदान करती हैं। और चपटी उंगलियां जो होती हैं वो दासत्व प्रदान करती हैं। जिनकी उंगलियां फ्लैट हैं, चपटी हैं, वो दासत्व मीन्स नौकरी करते हैं, किसी के अधीन काम करते हैं। तो कौन व्यक्ति किसी के अधीन काम करेगा, कौन शासन करेगा, कौन भाग्यशाली होगा, किसकी आयु कैसी होगी, ये सब बातें हस्तरेखा में भगवान ने लिख दी हैं। इसको पढ़ने की विद्या जो है ये हस्तरेखा शास्त्र है। आइकास रोनी चैप्टर हस्तरेखा प्रवीण और हस्तरेखा विशारद 6 महीने के 2 सत्र का कोर्स ऑफर करता है। इसके लिए एडमिशन चालू है। इसकी क्लास सप्ताह में एक बार 1-1.5 घंटे की होती है। 1 घंटा बैठने के है ना आंटी, दही ही नहीं रखा तेरे को हमने बैठने के लिए। कृपया अपने आप को म्यूट कर लीजिए जो भी हैं, अगर बैठने की जगह मिल गई हो तो। किसी ने लिखा है कि हाथ की लकीरें भी कितनी शातिर हैं, हाथ की लकीरें भी कितनी शातिर हैं, कमबख्त मुट्ठी में है पर काबू में नहीं। तो इस पर काबू कैसे पाया जाए और भगवान ने क्या लिखा है, इस हस्तरेखा पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे रोनी चैप्टर की फैकल्टी श्रीमती हनी जी को। यद्यपि हनी जी हस्तरेखा शास्त्र की अध्यापिका नहीं है, ये वास्तु शास्त्र पढ़ाया करती हैं, मगर क्योंकि हमारे दोनों जो मुख्य अध्यापक हैं हस्तरेखा शास्त्र के, श्री CP शर्मा जी और श्रीमती किरण बाला जी, दोनों किसी कारण से आज आ नहीं सके। हम प्रयास करेंगे कि बीच में कभी उनकी क्लास करवा सकें। लेकिन आज कुछ परिचय तो हस्तरेखा शास्त्र के साथ हम यहाँ क्या पढ़ाने वाले हैं इसकी थोड़ी सी झलक तो दिखाई सकती है श्रीमती हनी जी, मेरे साथ ही बैठी हैं आपके साथ। आवाज नहीं आ रही है सर? आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज। सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी दादी, मेरी दादी से हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने हमें सिखाया है कि सुबह उठते ही हमें अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। और कहा भी गया है, आपने सुना होगा, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गौरी, सिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि हमारी हथेली के अग्रभाग में लक्ष्मी जिन्हें धन की देवी कहा गया है, मध्य में सरस्वती विद्या की देवी, और नीचे के भाग में गौरी माँ पार्वती जिन्हें पुरुषार्थ की देवी माना गया है, हमारी हथेली पे विराजमान है। और इन्हीं के आशीर्वाद लेते हुए व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। हस्तरेखा शास्त्र में एक इनके प्रसिद्ध नाम है कीरो। आप सभी ने शायद सुना होगा। कीरो
एक बहुत भी प्रसिद्ध नाम है, जिन्होंने हस्तरेखा शास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। एक है कीरोनॉमी, दूसरे का नाम है कीरोमेंसी। कीरोनॉमी में उन्होंने हथेलियों के बारे में, उनके आकार प्रकार के बारे में, पर्वतों के बारे में, हथेलियों के, हमारे हथेलियों पे पर्वत हैं उनके बारे में बताया है। और कीरोमेंसी जो है वो हमारे हाथों की रेखाओं का अध्ययन बताती हैं। कीरोमेंसी में उनका वर्णन किया गया है। अब मैं अपने इसी विषय पे आगे बढ़ने से पहले एक जो जिज्ञासा लोगों में रहती है कि पामिस्ट को कौन सा हाथ पहले देखना चाहिए। थोड़ा लगता है ना कि दायां देखेगा या बायां देखेगा। तो इसमें कहा जाता है कि उसको सबसे पहले दायां, यानी कि एक्टिव हाथ, जिसका भी जो हाथ एक्टिव होता है उसको देखना चाहिए, चाहे वो दायां हो चाहे बायां हो। कई लोग लेफ्टी होते हैं, हम लेफ्टी कहते हैं ना, उल्टे हाथ से ही सारे कार्य करते हैं, तो उनका बायां हाथ। और जो दाएं हाथ के एक्टिव वाले लोग हैं उनका दायां हाथ देखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें दूसरे हाथ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा एक्टिव हाथ है उसमें तो हमारी बाह्य चरित्र, जो हमारा अभी विकास चल रहा है वो सब दिखता है करंट का। लेकिन जो बायां हाथ जो इनएक्टिव होता है, जो निष्क्रिय हाथ है हमारा, जिससे हम ज्यादा प्रयोग में नहीं लाते, उसमें हमारी अंतर चरित्र वो मेंशन होता है। उसकी विवेचना कर सकते हैं हम। हमारी जन्मजात प्रवृत्तियां कैसी होती हैं उसकी विवेचना उसमें होती है। तो दोनों ही हाथ इम्पॉर्टेंट होते हैं, दोनों ही हाथों को देखना चाहिए। हालांकि भारतीय जो मत है उसके अनुसार महिलाओं का बायां हाथ देखा जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये तब की बात है जब महिलाएं केवल घर की ही होती थी, घर के चौके संभालती थी, बच्चों को संभालती थी। आज के युग में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे पहुंची हुई हैं, कामकाजी हैं, व्यवसाय में, जॉब में, हर क्षेत्र में है, तो उनका भी दायां हाथ ही देखना चाहिए। कीरो के अनुसार भी हमें जो एक्टिव हाथ है और जो इनएक्टिव है, इनएक्टिव हाथ जो है वो हमारी जन्मजात प्रवृत्तियां, हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां दिखाता है, और एक्टिव हाथ हमारे पुरुषार्थ को दिखाता है। तो अगर अगर हमारे दोनों हाथों में सेम चीज दिखती है, हमें सेम चिन्ह मिलते हैं या सेम रेखाएं मिलती हैं, तो वह तो अवश्य घटित होता ही है। लेकिन अगर दोनों हाथों की रेखाओं में या उनके पर्वतों में बहुत अधिक अंतर हो, तो इसका अभिप्राय हम ये लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति सोचता तो कुछ और है और बताता कुछ और है, कर्मों में कुछ और ही दिखता है उसके। या फिर इसका एक और अर्थ भी लगाया जा सकता है कि वो इससे और भी एक चीज प्रदर्शित होती है कि वो उस व्यक्ति में बहुत सी कुछ क्वालिटीज छुपी हुई हैं, कुछ बहुत गुह्य विशेषताएं हैं उसमें, जो हो सकता है भविष्य में हमें देखने को मिल जाए। तो इसलिए हमारे लिए दोनों हाथ ही देखने इंपॉर्टेंट होते हैं एक व्यक्ति को अच्छी तरह से जानने के लिए। अब हम आते हैं कीरो की हाथों के प्रकारों के बारे में। तो कीरो ने 7 प्रकार के हाथ बताए हैं। उनमें उसने पहला हाथ है साधारण हाथ। साधारण हाथ वाले जो होते हैं, साधारण हाथ खुरदरे होते हैं, छोटे होते हैं, उनकी उंगलियां छोटी, नाखून छोटे, और ये एक निम्न स्तर वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन इनका शारीरिक स्तर, शारीरिक तौर पे ये स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मानसिक स्तर निम्न होता है, जल्दी आवेश में आ जाते हैं, जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता है और आवेश में आकर कुछ भी बिना सोचे समझे कर देते हैं, क्योंकि इनका मानसिक स्तर ज्यादा ऊंचा नहीं होता। दूसरा आता है चौरस हाथ वाले। चौरस हाथ वाले जो व्यक्ति होते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज उनको बहुत होती है, और वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अपना वेल प्लान्ड होते हैं, सारा कुछ अपने सिस्टम को अपने प्लान करके आगे चलते हैं और डिसिप्लिन्ड होते हैं चौरस हाथ वाले। इसके बाद आता है अगला प्रकार चमसाकार। चमसाकार स्पैचुला। स्पैचुला वाले जो होते हैं वो बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, आविष्कारी होते हैं, सृजनकर्ता होते हैं। ऐसे हाथ साइंटिस्ट में पाए जाते हैं, साइंटिस्टों के हाथ चमसाकार हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे दार्शनिक हाथ। दार्शनिक हाथों में
ये हाथ सुंदर होते हैं, कोमल होते हैं और लंबी उंगलियों वाले, और हथेली भी लंबी होती है इनकी। और ये जो है ये इनमें जैसे साइंटिस्ट हो गए, ये सॉरी स्पिरिचुअल, हाँ संयमी स्पिरिचुअल गुह्य विद्याओं वाले होते हैं, उनके हाथ होते हैं। अगला हाथ है शंकु हाथ। शंकु हाथ जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ शंकु शंकु की शेप यानी कोनिक होते हैं, वो अ, एक तरह से सन्यासी, सेंटिमेंटल होते हैं अपने, उनका बड़े दिल वाले, आराम पसंद, और लेकिन उदार होने के बाद भी ये थोड़े से स्वार्थी भी होते हैं, शंकु हाथ वाले। इसके बाद हमारे आ जाता है, छठे प्रकार आ जाता है संवेदनशील हाथों का। संवेदनशील हाथों वाले जो होते हैं वो ये हाथ बड़े सुंदर, बड़े आर्टिस्टिक, कलात्मक होते हैं। और स्त्रियों की तरह नाजुक हाथ मेल में भी पाए जाते हैं, इस तरह वाले हाथ। तो ये बहुत ही कला पसंद होते हैं ऐसे व्यक्ति। और बड़े सौम्य, शांत, शुद्ध विचारों वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनकी ये एक्चुअली आजकल के समय के अनुकूल नहीं है, क्योंकि लोग इनका फायदा उठा सकते हैं ऐसे लोगों का। और इसके बाद अगला प्रकार आ जाता है मिश्रित हाथों का। मिश्रित से ही जैसे पता लग रहा है कि सभी हाथों के थोड़े थोड़े गुण इस ऐसे वाले व्यक्ति में होते हैं जिसका हाथ मिश्रित होता है। और आजकल में आधुनिक समय में ऐसे हाथ अधिकतर पाए जाते हैं जो मिश्रित हाथ होते हैं। अब हाथों के प्रकार कैसे होंगे, वो लंबे होंगे, छोटे होंगे, और अब इनको पहचाने कैसे हम कि ये चमसाकार है, चौरस है, मिश्रित है। तो ये सब आप आने वाली क्लासेस में विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब हथेली का सबसे इम्पोर्टेंट अंग माना जाता है अंगूठा। कहते हैं ना कि हथेली पूरी एक तरफ और अंगूठा एक तरफ। किसी के भी चरित्र का अगर सटीक, अगर आपने उसके अध्ययन करना हो तो उसके लिए अंगूठा है। और एक सुदृढ़ अंगूठा, लंबा अंगूठा और विकसित अंगूठा अगर है किसी का, तो वो व्यक्ति बहुत ही बौद्धिक, तार्किक और बहुत ही स्वाभिमानी, चरित्रवान होता है। और जिसका ये जो लुंज मुंज अंगूठा हो गया, ढीला ढाला अंगूठा हो गया, वह अच्छा नहीं होता। ठीक है। तो अंगूठा, आपने ये तर्जनी आपको पता ही होगा। अब इसके बीच में कौन बनता है हमारे अंगूठा और तर्जनी के बीच में? किसी का इतना, किसी का थोड़ा बड़ा, किसी का पूरा खुल जाता है। ये आपने अभी अपने में भी चेक कर सकते हैं। तो जिसके अंगूठे और तर्जनी का कोण कम होता है, 45 कह लो 45 डिग्री से कम होता है, तो वे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो थोड़े से दब्बू किस्म के होते हैं, थोड़ा जल्दी घबरा जाते हैं, संकोची होते हैं। और वो एक तरह से हम उनको कह सकते हैं वो तामसी वृत्ति के होते हैं, उनमें तामसी गुण ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर यदि यही गैप 45 डिग्री से, और ये कोण जो है हमारा 45 से 90 डिग्री का बनता है, ऐसे खुल जाता है पूरा, तो ऐसे व्यक्ति ओपन माइंडेड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। और अपने उनमें जो है राजसी गुण पाए जाते हैं, बड़े गर्म जोश वाले होते हैं, बहुत ही जोशीले, अपने कामों में निपुण ऐसे व्यक्ति होते हैं। और जिनका अंगूठा का एंगल उससे भी नीचे चला जाता है, 90 डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति उदार चित्त वाले होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, खर्चीले होते हैं, और उनको धार्मिक होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसलिए उनमें राजसी गुण पाए जाते हैं, सात्विक गुण पाए जाते हैं। लेकिन ये अगर हमारे कलाई की तरफ चला जाए अंगूठा, उससे भी नीचे चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वे थोड़े से सनकी उनको कह सकते हैं। वो आवेश में आके कुछ भी करते हैं, गलत काम कर जाते हैं। तो अब अंगूठा गांठदार है, लंबा है, कमजोर है, दृढ़ है, विकसित है, ये भी सभी
आप इसके बारे में अच्छे से अपनी क्लासेस में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं हमारे, अब आप अपने हाथों में जब भी देखते हैं तो हमारे सामने 3 प्रकार की रेखाएं, मुख्य रेखाएं हमारे सभी के हाथों में है और सभी उनके बारे में जानते भी हैं। जैसे कि ये जीवन रेखा होगी, आप सभी को पता होगा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। तो ये 3 मुख्य रेखाएं हमारे हाथ पर हैं। तो इनमें से जो अब ये रेखाएं अगर हमारी गुलाबी रंग की लिए हुए हैं, स्पष्ट हैं, अधिक चौड़ी नहीं है, अधिक गहरी नहीं है, बहुत अच्छी दिख रही हैं, स्पष्ट दिख रही हैं, तो इन्हें अच्छा माना जाता है। लेकिन इन्हीं पर अगर कोई जंजीर बनी हुई है, कोई दोष है, कोई टूटी फूटी रेखा है, तो इस तरह की रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती। अब जीवन रेखा में आप सभी देखते होंगे कि वाह, हमारी जीवन रेखा तो बड़ी लंबी है, इसका मतलब हमारी आयु लंबी है। किसी के भी हम यही अनुमान लगाते हैं ना। पर लंबी जीवन रेखा, लंबी जीवन रेखा आयु की गारंटी नहीं देती। हाँ, अच्छे स्वास्थ्य की बारे में जरूर बताती है। इसीलिए जीवन रेखा से हम स्वास्थ्य को भी देखते हैं। और इसी के उलट छोटी जीवन रेखा अल्प आयु को नहीं दिखाती, हाँ खराब स्वास्थ्य जरूर दिखाती है। ठीक है। और अब हृदय रेखा, हृदय रेखा जो है हमारे प्रेम को, हमारे संवेदनाओं को, भावनाओं को, हमारे विवाह के संबंधों को, इन सब पर विवेचना करती है। असल में जो रेखा के जो उद्गम स्थल है, जहाँ से स्टार्ट होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में कि कहाँ से स्टार्ट हुई है रेखा। हृदय रेखा अगर गुरु पर्वत, गुरु पर्वत कहते हैं, ये गुरु उंगली इसको कहा जाता है, आप पढ़ेंगे तो यहाँ से गुरु पर्वत के नीचे से अगर स्टार्ट होती है तो वह व्यक्ति बहुत ही भावनात्मक होता है, आध्यात्मिक हो सकता है प्रेम को लेकर, और इतना आध्यात्मिक हो जाता है कि वो अपने स्पाउस को यानी जीवन साथी को एक भगवान का या देवी का दर्जा भी दे देता है, अगर यदि हृदय रेखा यहाँ से। और यदि हृदय रेखा शनि पर्वत से स्टार्ट होती है, इसके आगे शनि पर्वत आता है, शनि पर्वत से स्टार्ट होती है, तो इसके उलट होता है कि वह व्यक्ति बिल्कुल ही विषयासक्ति वाला हो जाता है, जो कि प्रेम संबंधों को सिर्फ अपने सुख के लिए ही जानता है ऐसा व्यक्ति। और अगर यदि दोनों के बीच में से अगर रेखा आती है तो वह व्यक्ति संतुलित होता है, वो हर चीज को संतुलन के साथ, प्रेम को, अपने संबंधों को, सभी को संतुलन के साथ देखता है, और लेकिन उसके साथ साथ वो प्रैक्टिकल भी होता है। अब इसके बाद हम आते हैं मस्तिष्क रेखा। गहरी स्पष्ट मस्तिष्क रेखा जो है वो हमें एकाग्रचित और स्मरण शक्ति अच्छी हो, इसकी चीज, ये चीज हम मस्तिष्क रेखा से पता चलती है। लेकिन अगर यदि वह टूटी फूटी है, दूषित है, दुर्बल है, तो हमारी उसमें याददाश्त में कमी आने लग जाती है। मस्तिष्क रेखा अगर हमारी सीधी, जितनी सीधी मस्तिष्क रेखा होगी ना उतना ही अच्छा होता है, उतना ही व्यक्ति सफल होता है व्यापार में, उतना ही सीए वगैरह के हाथों में ऐसी सीधी मस्तिष्क रेखाएं देखी जा सकती हैं। और अगर हमारी, आप सभी ने देखा होगा कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ये देखिए जैसे। लेकिन अगर इनमें थोड़ा गैप हो तो, अगर वो है व्यक्ति, जिस व्यक्ति के हाथ में इनमें गैप है, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला होता है, अपने जो काम है उनका निर्णय वो खुद लेता है। और यदि ये गैप ज्यादा हो जाए तो उसको अपनी सोच पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहता, ना उसको अपने कार्य प्रणाली पर नियंत्रण रहता, कोई नियंत्रण, वो अनियंत्रित हो जाता है। लेकिन यदि ये हम इसके नीचे अंगूठे से पास नीच मंगल कहा जाता है, यहाँ से अगर मस्तिष्क रेखा स्टार्ट हो रही है तो वो हमारे लिए, वो वैसा व्यक्ति झगड़ालू, चिड़चिड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं होता, तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और यदि यह रेखा हम काफी झुकी हुई है, आगे आकर काफी झुक जाती है, तो
ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, डिप्रेशन में ही चला जाता है। तो उसको इमोशनल ज़्यादा हो जाता है, तो डिप्रेशन में चला जाता है। और अगर ये और ज़्यादा झुक के चंद्र पर्वत, ये हमारा चंद्र पर्वत है, इसकी तरफ चला जाए, तो कहते हैं कि इवन वो आत्मघाती बन सकता है, अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश करता है, अगर हमारी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल नीचे चली जाती है। इसके ये सब प्रमुख रेखाएं थी। इसके अलावा हमारे गौण रेखाएं, प्रभावी रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं और होती। ये तो मेन आपने अपने हाथों में जो देखी उसके बारे में बताया। इनकी भी विस्तृत जानकारी आप अपनी क्लासेस में देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसके अलावा हम उंगलियों पर, नाखूनों पर, पर्वतों पर, कर पृष्ठ के बाल, हमारे पीछे यहाँ छोटे छोटे रोए बाल होते हैं, ग्लिफ्स यानी कि जो फिंगरप्रिंट्स हमारे जिनके हम छाप देते हैं, उनके बारे में, अच्छे बुरे चिन्हों के बारे में। आपने सुना ही होगा कि ये त्रिभुज बड़ा अच्छा होता है, फ्लैग बड़ा अच्छा होता है हाथों पे बनाओ। बुरे चिन्ह भी होते हैं, स्टार, क्रॉस, जाल बने होते हैं, इस तरह द्वीप होते हैं। इन सभी चिन्हों के बारे में हम अच्छे से अपने क्लासे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। हाँ, हम अपनी हथेलियों से मेडिकल की भी जानकारी, मेडिकल जैसे रोगों के बारे में, मेडिकली भी हम इनको यूज करते हैं। रोगों के बारे में इवन हमें कुछ समय पहले से ही संकेत मिलने लग जाते हैं कि क्या रोग, कैसा रोग होने वाला है, कितना उसका उसका उपचार कैसे करेंगे हम, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, कोई पूजा कर सकते हैं या किस तरह से उसको, उसकी रेमेडी कर सकते हैं हम मेडिकल के उसकी। अब समाप्त करने से पहले मैं दो तीन रोचक बातें आपको बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो ये है कि एक कंजूस व्यक्ति का अंगूठा उंगलियों के बिल्कुल समीप होता है और थोड़ा सा झुका हुआ होता है। एक इससे हम देख सकते हैं कि चेक कर सकते हैं किसी में भी कि ये कंजूस हो सकता है, अगर ऐसा दिख रहा है, हो सकता है, जरूरी भी नहीं। और इसी तरह से अगर ये हमारी छोटी उंगली जो कनिष्ठा है, ये हमारी तीसरी उंगली, इसको अनामिका कहते हैं, इसकी तरफ झुकी हुई है और थोड़ी सी टेढ़ी है, तो ऐसा व्यक्ति झूठा हो सकता है, झूठ बोल सकता है। और एक परोपकारी व्यक्ति का हाथ कोमल होता है, बहुत ही नाखून लंबे, उंगलियां लंबी, उसकी हृदय रेखा अच्छी, ये परोपकारी व्यक्ति। इसके उलट एक चोर का हाथ, एक मोटा और खुरदरा, और हाँ, उसके हाथों में क्रॉस, स्टार, इस तरह से बुरे चिन्ह भी जरूर ही पाए जाते हैं, अवश्य होते हैं उनके चोरों के हाथ में। इसी तरह से हमारी एक विवाह रेखा होती है। विवाह रेखा यदि हृदय रेखा के बिल्कुल समीप हो तो विवाह जल्दी हो जाता है। जल्दी मीन्स मेरा कहने का कि छोटी उम्र में ही हो जाता है। और यदि विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ झुकी हुई हो तो जो हमारा स्पाउस होता है उसके मृत्यु के खुद से पहले मृत्यु होने के चांस होते हैं उस हाथ से, उस जिसमें ऐसी रेखा हो, हृदय की तरफ झुकी हुई हो। तो ये थे थोड़ी सी रोचक बातें। ऐसी ही बहुत सी बातें आप अपने क्लासेस में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। हमारी क्लासेस 10 जनवरी को शुरू हो रही हैं, जैसा कि सर ने बताया। मुझे इतनी देर धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपको फिर से नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे पास एक ही हैंडसेट है जी, बदल बदल के हम पहनते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में हस्तरेखा शास्त्र में हम यहाँ क्या पढ़ाते हैं उसकी